हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 30 दिसंबर 2021 को। और हमने इससे पहले कई सारे प्रीवियस पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट के प्रीवियस पेपर की आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके बाकी के जितने भी प्रीवियस पेपर मैंने कराए हैं उन सभी को देख सकते हो। और ये जो साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। और सिक्स, सेवन्थ और एट्थ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को बहुत डिटेल में कराया है। और उन्हीं चैप्टर के उन्हीं टॉपिकों पर ज्यादा जोर दिया है जो जो टॉपिक आपके सी टेट में आते हैं। ठीक है, सी टेट के पेपर को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। तो पहले आप सिक्स, सेवन्थ, एट्थ क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस खरीद लीजिए मार्केट से। बहुत ज्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आने वाली है। आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी ही लगेगी। तो इसलिए अभी खरीद लीजिए इसको। और आप पहले किसी भी चैप्टर की थ्योरी देख लीजिए, फिर उस चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, है ना। और सी टेट के प्रीवियस पेपर यहाँ से देखते रहिए इस सीरीज से, तो आपका सी टेट क्लियर बहुत आराम से हो जाएगा। 60 में से 50 मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। बहुत ज्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। लगभग लगभग 2 से ढाई महीने में पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। बस आपको दिन में 1 घंटा एनसीईआरटी को देना है। तो पहले आप किसी चैप्टर की थ्योरी देख लेना, फिर उसको अपनी बुक में जो मैंने बोला है ये इंपॉर्टेंट है उस पर आप हाईलाइट कर लेना। उसके बाद में शाम को आप घूमते फिरते एक उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लेना। जैसे सिक्स क्लास का सुबह में थ्योरी देखी, उसकी ही शाम को सिक्स क्लास के ही उसी चैप्टर की शाम को आप क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। और ये वाली सीरीज देखते रहिए सी टेट के प्रीवियस पेपर की, तो आपका इससे ही 60 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे। मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर आपने अच्छे से स्टडी करी तो आ जाएंगे। मेरे भी इसी तरह से सी टेट में अच्छे मार्क्स आए थे और मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी, किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया। देखिए, ये आपका आया है 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से आया है। और ये जो मेन लड़ाई थी, त्रिपक्षीय संघर्ष की जो लड़ाई थी, ये मेनली कन्नौज के ऊपर थी। ठीक है, भारत में कन्नौज के ऊपर थी। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। पहला है पाल वंश, चालुक्यों और राष्ट्रकूट। दूसरा है गुज्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूट, पाल वंशों। तीसरा है गुज्जर प्रतिहारों, चालुक्यों, पाल वंशों। और चौथा है गुज्जर प्रतिहारों, चोल वंशों और पाल वंशों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक बार मैप में और देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जिस साल मैंने सी टेट का पेपर दिया था उस साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। अभी मैप में मैं 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। देखिए, खुल गया मैप। तो देखिए, आप अच्छे से मैप को देख पा रहे होंगे, तो आप इसमें देखेंगे मैप में कि ये वाला, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए ये जो कन्नौज है ये कहाँ था, यूपी में। ठीक है, यहाँ के लगभग था कन्नौज। ठीक है, कहाँ था, ये जो बिंदु मैंने बनाया है यहाँ के लगभग था आपका कन्नौज। और आपका ये जो गुज्जर प्रतिहार थे, तो ये राजस्थान से थे, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाके, है ना। गुज्जर प्रतिहार यहाँ के थे। और आपके राष्ट्रकूट जो थे वो महाराष्ट्र से थे, इनका तो पता ही होगा आपको, महाराष्ट्र से थे। और जो आपके पाल शासक थे वो आपके बंगाल से थे। ठीक है, तो ये तीनों शक्तियां मिलकर लड़ रही थी, किसके लिए, कन्नौज के लिए। क्योंकि जो कन्नौज है वो बहुत अच्छे जगह पर है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। गंगा यमुना का दोआब है, यानी कि गंगा यमुना का मैदान है, तो बहुत उपजाऊ है। और पहले से ही ये समृद्ध रहा है। तो इसलिए इस कन्नौज के लिए ये तीनों पक्षों में काफी दिन तक संघर्ष रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य है ए, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। दूसरा ऑप्शन है वक्तव्य बी, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया।
तो ये जो महाजनपद के बारे में दोनों कथन या वक्तव्य दिए गए हैं, ये दोनों सही है। और जो बी है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो महाजनपद काल था, समय था, उस समय जो किसान थे उनकी अच्छी स्थिति थी और ज्यादातर लोग जो थे वो किसान ही थे, यानी ज्यादातर लोग खेती ही करते थे, नौकरियां बहुत कम होती थी। तो इसलिए जो महाजनपद काल समय था, उस समय जो मेन कमाई होती थी राज्य की, जो राज्य के पास जो पैसा आता था वो कहाँ से आता था आपका, वो कृषि से ही आता था। ठीक है, जो किसानों से टैक्स लिया जाता था उससे ही आता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अकबर ने सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि, मतलब अकबर के समय में क्या हुआ, सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ था। क्योंकि पहला है, उसे विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों में रुचि थी। तो इसका ये जो आंसर है ये ही सही हो जाएगा, क्योंकि पहले अकबर एक क्रूर शासक था और वो केवल इस्लाम को ही आगे ले जाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो अकबर बाकी के धर्मों को भी समझने लगा और उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया था। उसमें सभी धर्मों के लोग बैठकर अपने अपने धर्मों की जो चर्चा करते थे, अपने अपने धर्मों के रीति रिवाज और बातें करते थे। तो वहीं से जो अकबर ने समझा कि हर धर्म अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर धर्म में अच्छाइयां हैं और हर धर्म में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको अपनानी चाहिए। तो वहीं से अकबर का जो हृदय परिवर्तन होने लगा और अकबर ने कौन सी विचारधारा अपनाई, सर्वतः शांति, यानी कि सबको मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। एक तरह से आप मान सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष वाला जो विचारधारा थी वो उसने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 34। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। पहला है केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण। दूसरा है सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति। तीसरा है भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। चौथा है आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। देखो, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था, मतलब इतना स्थिर कैसे रहा जो मुगल काल था, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। ठीक है, सीटेट वालों ने ये वाला आंसर दिया है। लेकिन अगर आप बुक का ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, 7th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, अगर ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 4th। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। मुगलों का जो साम्राज्य था वो इतने वर्ष तक इसलिए चला क्योंकि मुगलों ने क्या किया, जो भी आसपास राजपूत रह रहे थे या आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, उनके घर की लड़कियों से शादी की, राजकुमारियों से शादी की। अब जिस घर में हमारी लड़की जाएगी, है ना, उस घर से तो हमारी दोस्ती हो जाएगी ना, तो उस घर से तो हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारी घर की बेटी वहां पर शादी करके गई है। तो जो मुगल थे उनकी ये रणनीति थी, मुगलों का जो मेन शासन था वो यहीं पर था, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही था। तो उन्होंने क्या किया था, देखो जैसे आपका ये है राजस्थान है, यहाँ की जो जितने भी राजा थे उनकी लड़कियों से या उनकी कन्याओं से वो विवाह कर लेते थे, है ना। मध्य प्रदेश के या फिर यूपी के कुछ इलाके, हिमाचल के, तो उन्होंने इस तरह से आसपास के जितने भी इलाके थे उन सब में ही अपने विवाह संबंध बना लिए थे, शादी कर ली थी। और अगर आप मुगलों की बात करें तो मुगलों के यहाँ मुस्लिम महिलाएं कम थी। उनके साम्राज्य में जो विवाह करके आई थी वो मुस्लिम महिलाएं कम थी, जबकि छत्रवाणी ज्यादा थी। वो अगर कहीं युद्ध हो गया तो युद्ध के बाद वो क्या करते थे, उस घर की लड़कियों से शादी कर लेते थे और उस राजा को ऐसे ही छोड़ देते थे, कुछ जुर्माना वगैरह देके। तो इस तरह से उन्होंने नीति अपनाई थी और वो बहुत लंबे समय तक रहे थे। और अगर हम बात करें, अभी हम अकबर की बात कर रहे थे कि अकबर ने सर्वदा शांति का ये क्यों अपनाया था, क्या वजह थी। तो देखिए, जो अकबर थे, अकबर के जमाने में भी यही चीज थी कि जो घर था, जो परिवार था, उसमें जो महिलाएं शादी करके आ रही थी वो ज्यादातर हिंदू थी। अब उनकी मम्मी
या उनकी सौतेली माँ या फिर उनकी खुद की वाइफ भी कई सारी हिंदू थी, जैसे एक जोधा का भी नाम है उसमें, है ना। बहुत सारी जो महिलाएं थी वो हिंदू थी, उनके जो बच्चे थे उनकी भी शादी हो रही है, वो भी ज्यादातर जो रानियां थी वो हिंदू थी। तो कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट हो गया था कि वो लोग समझ रहे थे हिंदुओं की संस्कृति को, ठीक है। तो इसलिए उनका साम्राज्य काफी लंबे समय तक रहा। और देखिए एक चीज आपको बहुत ज्यादा इतिहास में देखने को मिलेगी कि हर राजा की 2 से 3 शादियां नॉर्मल बात थी, ठीक है। मतलब 2 से 3 शादियां राजा करते ही थे। उसकी मेन वजह ये थी कि वो पड़ोसी जो देश होते थे ना, उनसे शादियां कर लेते थे। अब शादी विवाह हो जाता था तो संबंध हो जाते थे। अब संबंध अच्छे हैं तो हम किसी दूसरे राज्य में लड़ाई करने नहीं जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर मध्य प्रदेश का कोई राजा है, ठीक है, उसने उत्तर प्रदेश की राजकुमारी से भी शादी कर ली, उसने छत्तीसगढ़ के राजकुमारी से भी शादी कर ली, राजस्थान से भी उसके घर में शादी कर ली, फिर उसका दूसरा भाई है उसने गुजरात से कर ली, फिर उसका कोई और भाई है उसने महाराष्ट्र से कर ली। अब आसपास की सारी जो देश है वो कैसे हो जाएंगे, आपस में मित्रता वाला माहौल हो जाएगा कि भाई इनके यहाँ पर इस राजघराने में हमारी घर की लड़की है। तो क्या होता था कि जो राज्य होता था ना वो सुरक्षित हो जाता था। इसलिए जो राजा होते थे वो कई कई सारी शादियां करते थे, ताकि दूसरे दूसरे राज्यों से हम शादी करेंगे तो हमारा जो देश है वो मजबूत हो जाएगा। मेन कारण ये था शादी करने का। और हर राजा की 2 से 3 रानी होने का भी जो मेन मुद्दा था वो यही था कि अपने देश को शक्तिशाली बनाना, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना। क्योंकि जिस राज्य की कन्या से विवाह होगा उस राज्य के लोग हमेशा साथ देंगे, ठीक है। संबंधी संबंधी हो जाएंगे तो साथ देंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तुलसीदास की रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है। ए पहला है संस्कृत, दूसरा है हिंदुस्तानी, तीसरा है ब्रज भाषा, चौथा है अवधी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अवधी। और अवधी जो है वो उत्तर प्रदेश की भाषा है अवधी। अवधी में मूवियां भी आती हैं, है ना, फिल्म वगैरह भी आजकल आने लगी हैं अवधी भाषा में। तो अवधी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है अवधी। और बिहार में भी अवधी बोली जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश से जो बिहार लगा हुआ वहां के लगभग जो भाषा है वो अवधी बोली जाती है। और ये जो रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो ये जो क्वेश्चन आया है आपका 35, देखो हर क्वेश्चन का मैं बता दूंगी, कोई भी अलग से नहीं आया। 7th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 से आया है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आया है। और देखिए हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। यहाँ तक कि आपकी जो पेडागोजी पूछी जा रही है वो भी एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एनसीईआरटी से ही टॉपिक लिए जाते हैं। तो प्लीज आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिए। आप 4 तरह की बुक खरीदेंगे मार्केट से, किसी से नोट्स खरीदेंगे, किसी का कुछ खरीदेंगे, बेकार आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कौन थे ये? तो देखिए जो क्वेश्चन है आपका ये आया है 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8। और ये जो है कि जो शिव के उपासक थे और विष्णु के उपासक थे वो कौन थे? तो वो थे नैनार जो संत थे वो शिव के उपासक थे, और जो अलवार संत थे वो विष्णु के उपासक थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला ही सही हो जाएगा। और देखिए ये जो चैप्टर था इसको मैंने बहुत डिटेल में कराया था, इसके क्वेश्चन आंसर भी कराए थे और बहुत ही अच्छे से, और सीटेट के पेपर को ध्यान में रखते हुए कराए हैं। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। एक बार आपको सोचने में ऐसा लग रहा है कि 3 क्लास की एनसीईआरटी हमें करनी है, कितना बड़ा सिलेबस हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। एक दिन में एक चैप्टर आराम से कर सकते हो, और एक दिन पर डे का एक चैप्टर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल 2 महीने लगेंगे। 2 महीने में आपकी एनसीईआरटी ऐसी हो जाएगी कि जब आप टीजीटी के भी एग्जाम में के लिए कभी फॉर्म भरोगे तो उसके लिए फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऐसे ही पेज पलटोगे और आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि अरे हमने ये तो सीटेट के लिए तैयारी की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गौड़ जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? गौड़ जनजाति, ठीक है, कौन से राज्यों में है आज भी? तो ये आया है आपका 8th क्लास, सॉरी
8th या 7th से आया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों में ही चैप्टर है इसका जनजाति का। और चैप्टर नंबर 5 शायद 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, शायद 7th की का होगा या 8th की का होगा, ठीक है। तो ये 7th और 8th दोनों में ही है जनजाति वाला चैप्टर। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। पहला है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दूसरा है छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल। चौथा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पर आपकी गौंड जनजाति पाई जाती है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मतलब इस जनजाति के लोग संख्या में सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ए है, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। देखो ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 है। और जो आदिवासी जो लोग थे इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो व्यापारी थे और या फिर अंग्रेज थे उनको अपना शत्रु मानते थे। और उस चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी में शत्रु को दिकुआ बोला गया है, ठीक है। क्या शब्द दिया गया है? दिकुआ। तो उनको क्या हम बोलते थे? वो दिक्कू बोलते थे, कि जो उनके समुदाय के लोग नहीं है, जो बाहरी लोग हैं, उनको उन्होंने दिक्कू बोला है और दिक्कू को अपना शत्रु बताया है। क्यों बताया है? कि वो पहले आराम से खेती बाड़ी करते थे और कुछ चीजों को संग्रह करते थे, मतलब फल है या ड्राई फ्रूट है वो सब इकट्ठे करके मार्केट में बेचते थे, ये सारी चीजें करते थे और बहुत आराम से रहते थे मिलजुल कर। जितनी भी चीज उनको खेतों में मिल जाती थी, यानी कि जंगलों में मिल जाती थी, उनसे ही अपना पालन पोषण वो कर लेते थे। लेकिन जब व्यापारियों की उनके जीवन में एंट्री होने लगी, जब व्यापारी उनको ऋण के लिए उकसाने लगे, ठीक है, जब बाहरी लोगों का उनके हर मामले में इंटरफेयर होने लगा, वहां से उनकी जो लाइफ है वो काफी हद तक खराब हो गई। इसलिए वो समझते थे कि जब से बाहरी लोग जंगल में आने लगे हैं तब से हमारी जो लाइफ है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, चाहे फिर वो अंग्रेज है चाहे फिर वो बाहर के व्यापारी हैं। तो उनकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है, तो उनको लगता था ये हमारे शत्रु हैं। ऑप्शन नंबर बी है, अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। खुश नहीं थे, वो बहुत दुखी थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा उनका जीना हराम कर दिया था। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने जो उनके जंगल थे उन पर पाबंदी लगा दी थी कि वो जंगलों से कुछ ज्यादा चीजें नहीं ले सकते हैं। तो ये सब काम अंग्रेजों ने किया था, जबकि अंग्रेजों के आने से पहले जो आदिवासी थे वो हमेशा से स्वतंत्र रहे थे और किसी भी राजा ने उन पर पाबंदी नहीं लगाई थी। जबकि राजा उन आदिवासियों पर डिपेंड रहते थे जंगलों के सामान के लिए या जंगलों की चीजों के लिए। राजा को जो भी चीजों की जरूरत होती थी वो जंगलों से लेके आ जाते थे और उसके बदले में आदिवासी लोगों को कुछ और सामान देते थे या कुछ पैसे दे देते थे जो जिससे उनकी जरूरत चलती थी, ठीक है। तो आदिवासी लोगों को कभी भी राजाओं से खतरा नहीं था, लेकिन जो अंग्रेज आए तो उन्होंने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सी है, दिक्कू लोगों ने, देखो दिक्कू कौन है? दिक्कू व्यापारियों के लिए प्रयोग किया गया है शब्द और अंग्रेजों के लिए या साहूकारों के लिए प्रयोग किया गया है। साहूकार वो थे जो लोग क्या करते थे कि तुम बीज और खाद दुकान मार्केट से लो, उसके लिए हम तुम्हें लोन दे देंगे, ठीक है, ऋण दे देंगे, और जब तुम्हारी फसल बिकेगी तो तुम इस ऋण को हमें चुका देना। तो ऋण इतना ज्यादा होता था, फिर उस पर ब्याज लेते थे साहूकार। तो बेचारे जो आदिवासी लोग थे वो पूरी की पूरी साल कर्ज में ही डूबे रहते थे, उनको कुछ नहीं मिलता था, टेंशन बाकी रहती थी। तो बाद में उन्होंने ये जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने इन लोगों का नेतृत्व किया था और काफी लंबी लड़ाई चली थी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में। और दुर्भाग्य है ये भारत का कि वो समय से पहले ही चले गए, स्वर्गवासी हो गए, नहीं तो हमारी स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता और शायद और भी जल्दी हमें स्वतंत्रता मिल जाती। सी है, दिक्कू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नताओं में सहायता की। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा केवल ए, क्योंकि जो दिक्कू लोग थे वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, जबकि उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सतनमी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था?
पहला है पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए, दूसरा है उत्तरी भारत में होने वाले जाति भेदभाव के लिए, तीसरा है मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए, और चौथा है पश्चिम भारत के महिला सफाई करने वाले समूहों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। और ये जो सतनमी आंदोलन चलाया था घासीदास जी ने, और जो चमड़े का काम करते थे जो लोग, उन्होंने उनको जागरूक किया था कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए। ठीक है, आप भी भारत में जैसे सब लोग समानता से रह रहे हैं तो आपको भी अधिकार है, और आपके अधिकारों का जो भी लोग हनन कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आप अपने शोषण के लिए खुद ही आवाज उठाइए। और मध्य भारत का मतलब है जो मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके हैं उनका। ठीक है, जब भी आप पढ़ा करें तो आप अपने साथ एक मैप लेके बैठा करें। ठीक है, भारत का और एक वर्ल्ड मैप। ठीक है, दोनों मैप लेके बैठा करो ताकि आपको पता रहे कि जो चीजें हैं वो कहाँ से हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने मध्य प्रदेश बोला, तो अगर आपके पास में मैप रखा है, दीवार पे लगा हुआ है या आपके हाथ में है, तो आपको पता रहेगा कि मध्य प्रदेश यहाँ है, तो इसके आसपास के इलाकों में और मध्य प्रदेश में ये आंदोलन चला था। तो मैप से आपको हमेशा के लिए चीजें याद रह जाती हैं, आप कभी भूल नहीं पाते हो उनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र से मेल खाते हैं? तो देखिए, जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो भी, और ये वाला क्वेश्चन दोनों ही 8th क्लास की हिस्ट्री से आए हैं, और ये चैप्टर नंबर 8 है। और अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है सतनमी आंदोलन पंजाब में। तो देखो, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सतनमी आंदोलन था अभी ऊपर ही मैंने बताया मध्य भारत, तो ये लगभग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में था सतनमी आंदोलन, है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो पहले मध्य प्रदेश में ही था, मध्य प्रदेश से टूटकर ही छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, देखो ये है ना बीच वाला मध्य प्रदेश, ये है बीच वाला मध्य प्रदेश, और ये है आपका जो पर्पल कलर का है वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ये वाला है आपका छत्तीसगढ़, तो इससे ही टूट के बना है ये। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो ये भी पहले कहाँ गिना जाता था? मध्य भारत में, अभी भी मध्य भारत में ही है ये। ठीक है, और दूसरा है मथुआ पंथ, ये है तमिलनाडु में आंदोलन, तो ये भी गलत है। ये जो आंदोलन था मथुआ पंथ, ये था आपका बंगाल में। ठीक है, और इसका नेतृत्व कर रहे थे बंगाल में हरिश्चंद्र ठाकुर, है ना। तीसरा है सत्यशोधक समाज, ये था महाराष्ट्र में, और ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज का कौन कर रहे थे? ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र में था, मेनली मुंबई में था। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्य समाज, केरल, तो ये भी गलत है। जो आर्य समाज का जो आंदोलन था ये कहाँ था? ये भी महाराष्ट्र में था, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? पहला है, देखो जाति विरोधी समाज के बारे में बात हो रही है कि जाति विरोधी समाज सुधारक से सही मेल खाते हैं, यानी कि जो लोग जो ये जो जातिगत भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनके संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्योंकि जो हिंदू हैं उनमें बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें चल रही थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था, कि भेदभाव जैसी चीजें चल रही थी। तो उनको उस भेदभाव को खत्म करने के लिए कौन कौन से जो महापुरुष हैं और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, ये देखते हैं। निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक हैं, घासीदास। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि उनको पता है कि जो द्रविड़ संस्कृतियां हैं वो क्या कर रही हैं, उन भेदभाव करती आ रही हैं, ना कि वो समर्थक हैं। बी है, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु। तो ये बिल्कुल सही है कथन, और इस पूरे कथन से मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें किसी भी आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए,
क्योंकि हर व्यक्ति उस ऊपरी शक्ति ने ही बनाया है, जो परम पिता परमेश्वर है, उन्होंने ही बनाया है सबको। और हम ये जो जातियां हैं या ये रंग भेदभाव है या पैसे का है या ऊंच नीचे जो भी है, ये तो सब हम लोगों ने बना लिया है, जबकि भगवान ने तो सबको सेम बनाया है। और हर जाति में मरण का और जन्म लेने का सेम प्रोसेस है, ठीक है। सबको जो इस दुनिया में आया है उसको जाना भी है ना। और सबके साथ दुख है, सुख है, मतलब ऐसा तो नहीं है किसी एक जाति में ही दुख आते हैं, परेशानी आती है, दूसरी जाति के लोग हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो क्योंकि भगवान तो कभी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ये भेदभाव किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है, जो कि नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो चाहे 10-20 साल बाद ही होगा, लेकिन आपके साथ भी गलत होगा, ठीक है। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ भी सब अच्छा ही होगा, ये चीज आप हमेशा याद रखना। सी है, शुद्ध और अति शुद्ध में को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिबा फूले। क्योंकि जो शुद्ध थे और जो अति शुद्ध थे, वो भी दो भागों में बटे हुए थे, ठीक है। आप मान सकते हैं जो एससी कैटेगरी है वो भी कई सारे कैटेगरियों में बटे हुए हैं, वो भी आपस में भेदभाव करते हैं, कुछ अपने आप को उच्च समझते हैं, कुछों को निम्न समझते हैं। तो उन्होंने कहा था ज्योतिबा फूले ने कि आप सब लोग एकजुट हो जाओ भेदभाव के खिलाफ, ठीक है। तो ए और सी सही है, बाकी का जो ऑप्शन नंबर बी था वो गलत, सॉरी बी वाला, बी और सी, एक मिनट, बी और सी सही है और ए वाला गलत है, ठीक है, मैंने गलती से निशान लग गया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लीज़ लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।